दोस्तों, परीक्षा में पास होने के लिए मात्र एक यह वीडियो काफ़ी है। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। जो भी बीए थर्ड ईयर यानी कि बीए तृतीय वर्ष के छात्र हैं, जिनका सब्जेक्ट सोशोलॉजी यानी कि समाजशास्त्र है, जिनकी परीक्षा आने वाले दिनों में है, उनके लिए वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही टॉप लेवल की है। क्योंकि इस वीडियो में वो सारे क्वेश्चन इंक्लूडेड हैं जो पिछले कई सालों में कई बार पूछे गए हैं और इस बार भी नई शिक्षा नीति के हिसाब से आगामी परीक्षा के लिए पूरी तरह हेल्पफुल क्वेश्चन है और हाई चांस हैं आपकी आगामी परीक्षा में आने के ये सारे क्वेश्चन जो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो कुल मिला के एक शब्द में कहें आपको तो मात्र एक आप लोगों के वीडियो काफ़ी है आपको परीक्षा में पास कराने के लिए। मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, क्योंकि मैंने बहुत ही हार्ड वर्क करके एक एक क्वेश्चन छांट कर इस वीडियो में रखे हैं। तो मैं उसका आंसर भी बताने का प्रयास करूंगा लगभग क्वेश्चनों का। बस आप पूरी तरह वीडियो को देखते रहेगा लास्ट तक मात्र, ठीक है। चलिए बिना देरी को वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करेंगे हम पहले क्वेश्चन के बारे में। यानी कि पहला क्वेश्चन जो है वो अति लघु उत्तरीय का होगा, फिर लघु उत्तरीय, फिर विस्तृत उत्तरीय, ठीक है। आप सभी की जानकारी के लिए हम बता दें, जो भी बीए थर्ड ईयर तृतीय वर्ष के छात्र हैं, आप सभी को मालूम है कि थर्ड ईयर में पर सब्जेक्ट के 3 पेपर होते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे समाजशास्त्र यानी कि सोशोलॉजी प्रथम प्रश्न पत्र के बारे में, ठीक है, फर्स्ट पेपर के बारे में। आने वाले दिनों में सेकेंड और थर्ड पेपर के बारे में भी हम आपको क्वेश्चन बताएंगे, वो भी हाई चांस रहेंगे आपकी परीक्षा में आने के, ठीक है। पहला क्वेश्चन है अति लघु उत्तरीय का कि सत्य और अहिंसा के बारे में लिखिए। तो सत्य और अहिंसा के बारे में आप लोगों को लिखना है। सारे क्वेश्चन का मैं आंसर आप लोगों को लगभग बताने का प्रयास करूंगा। तो चलिए इसका आंसर मैं आपको बता दे रहा हूं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कुछ इस प्रकार लिखना है कि सत्य और अहिंसा गांधी जी के आदर्श सिद्धांत थे। ध्यान दीजिएगा, सत्य और अहिंसा गांधी जी के आदर्श सिद्धांत थे। गांधी जी मानते थे कि सत्य को सामान्य जीवन में प्राप्त किया जा सकता है। गांधी जी कहते थे कि जो सत्य है, सही है, उसको जीवन में, सामान्य जीवन, आपका जो जर्नली जीवन है उसमें उसको प्राप्त किया जा सकता है। फिर लिखना है कि दैनिक जीवन में सत्य सापेक्ष है, जिसमें निरपेक्ष सत्य की प्राप्ति की जा सकती है, ठीक है। और उसके बाद लिखना है कि निरपेक्ष सत्य सर्वोदय में है। निरपेक्ष सत्य सर्वोदय में है, अर्थात सभी व्यक्तियों को अधिकतम सुख का सिद्धांत ही सापेक्ष है। गांधी जी ने अहिंसा को सत्य से संबंधित माना है। गांधी जी कहते हैं कि अहिंसा का अर्थ बुरा काम करने वाले के समक्ष घुटने टेक देना नहीं, अपितु अत्याचारी के विरुद्ध अपनी समूची आत्मा का बल लगा देना। अहिंसा और सत्य आपस में इतने ओतप्रोत हैं कि इन्हें एक दूसरे से अलग करना असंभव है। अहिंसा साधन है और सत्य साध्य है। अगर आप एक शब्द में कहें तो अहिंसा साधन है और सत्य साध्य है, ठीक है। आई होप आपको इसका आंसर पूरी तरह समझ में आ गया होगा, जरा सा भी आपको डाउट नहीं होगा, ठीक है। फिलहाल जो क्वेश्चन मैं आप बता रहा हूँ, इस सारे क्वेश्चन का आंसर मैं तो बता रहा हूँ, समझाऊंगा भी, और इसका आंसर एक बार आप लोग कोशिश करिएगा अपने सीरीज में क्वेश्चन बैंक में गूगल पे आराम से ढूंढ के पढ़ जरूर लीजिएगा, ठीक है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि आत्महत्या क्या है, आत्महत्या क्यों करते हैं लोग, इसके बारे में इसका परिचय दीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके परीक्षा के लिए। इसका आंसर आप लोगों को लिखना है कि देखिए, समाजशास्त्री बहुत है, उनके अनुसार आत्महत्या की परिभाषा अलग हो सकती है। अलग अलग जो भी समाजशास्त्री या फिर जो भी साइंटिस्ट वैज्ञानिक लोग हैं उनके अनुसार, ठीक है। तो एक दुर्खीम है, उनके अनुसार आत्महत्या की परिभाषा उन्होंने कुछ इस प्रकार दी है कि आत्महत्या एक सामाजिक क्रिया है। ध्यान दीजिएगा, आत्महत्या जो है वो एक सामाजिक क्रिया है, ओके। यह व्यक्ति का निजी कार्य नहीं है, ये सामाजिक क्रिया है, एक किसी व्यक्ति का ये निजी कार्य नहीं है, ठीक है। समाज या समूह ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न करता है। ध्यान दीजिएगा, समूह या फिर समाज ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न करता है जिससे विवश होकर कोई भी व्यक्ति आत्महत्या करता है। तो समाज में, समूह में कुल मिला के ऐसी परिस्थिति जैसे कि किसी को किसी चीज़ के लिए फालतू में उसको विद्रोह किया जाए किसी भी चीज़ का, या फिर उसको ज़बरदस्ती कोई भी आरोप लगाया जाए, फालतू की आरोप लगाया जाए और उसको इस प्रकार पीड़ित किया जाए कि वह मजबूरन होकर कोई गलत कदम उठाने पर मजबूर हो जाए, ठीक है। तो उसी का मतलब ये हुआ। जैसे कि आप एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता दूं कि आप चोर नहीं हैं, आपको
आप चोर नहीं हैं, आपने चोरी नहीं की है, लेकिन सारे समाज के लोग आपको चोर कह रहे हैं, तो आप लोगों के पास देखिए बहुत लोग माइंडेड हैं या फिर तरह तरीके के लोग हो सकते हैं। उसमें कुछ लोग इस बात को इग्नोर करेंगे कि हाँ मैं तो चोर नहीं हूँ भाई, सही बात है। लेकिन वहीं पर 10 लोग कह रहे हैं, तब भी आप लोग, अगर आपने ठान लिया कि मैं नहीं हूँ तो नहीं हूँ, कोई बात नहीं, कहने दो। लेकिन वहीं पर आप, बहुत लोग होते हैं जिसके अंदर प्रेशर आ जाता है, माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, तो वहाँ पर वो लोग गलत कदम उठा सकते हैं, क्योंकि काफ़ी समाज और समूह इस बात का जो है वो समर्थन कर रहा है। तो वहाँ पर ये चीज़ें उत्पन्न हो जाती हैं। तो कुल मिला के हम आगे बढ़ते हैं। तो जिससे विवश होकर कोई भी व्यक्ति आत्महत्या करता है। आत्महत्या को परिभाषित करते हुए दुर्खिम ने लिखा है कि आत्महत्या का शब्द मृत्यु की उन समस्त घटनाओं की ओर संकेत करता है जो स्वयं उस व्यक्ति के, ठीक है, वच्छित या अवच्छित कार्यों का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष फल होता है, जिसके परिणाम को वह जानता है। इस प्रकार दुर्खिम के विचारों में आत्महत्या एक सामाजिक तथ्य है जिसकी व्याख्या सामाजिक संदर्भ में की जानी चाहिए। बस आपको इसी तरह इसका आंसर लिख देना है, ठीक है। ओके, चलिए हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है उद विकास के बारे में लिखना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है उद विकास। इसके बारे में समझिएगा, ज़रा कंफ्यूज नहीं होइएगा। इसका आंसर आप लोगों को इस प्रकार लिखना है कि जो उद विकास है, यह सिद्धांत स्पेंसर का, उद विकास का जो उद विकास है, इसका जो सिद्धांत है वो, ठीक है, स्पेंसर आप कह सकते हैं, अपनी भाषा में वैज्ञानिक है, समाजशास्त्री हैं, ऐसा कह सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो स्पेंसर का सिद्धांत है कि इन्होंने डार्विन के उद विकास सिद्धांत को समाज पर लागू किया। इन्होंने डार्विन के उद विकास ये सिद्धांत को समाज पर लागू किया। स्पेंसर का मत है समस्त ब्रह्मांड पदार्थ और शक्ति दो पदार्थ से मिलकर बना है। स्पेंसर के अनुसार समाज का उद विकास सरलता से जटिलता की ओर, ध्यान दीजिएगा, समाज का उद विकास सरलता से जटिलता की ओर और अभिमत से भिन्नता की ओर तथा असंभवता से संभवता की ओर, ठीक है, संभवता की ओर। प्रारंभ में व्यक्ति अकेला था, धीरे धीरे परिवार फिर समाज बना। आप सभी को मालूम है। सजातीयता समाप्त होने लगी, श्रम विभाजन के साथ भिन्नता बढ़ी और जटिलता में वृद्धि हुई। उद विकास की प्रक्रिया धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, पारिवारिक एवं सामाजिक तथा सांस्कृतिक सभी क्षेत्रों में दिखाई देती है। तो कुल मिला के ये रहा उद विकास का परिचय, ठीक है, इसके बारे में, ठीक, क्या है। आई होप आपको समझ में आया होगा आंसर पूरी तरह, ठीक है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि गृहस्थाश्रम के बारे में लिखिए। तो गृहस्थाश्रम क्या है, चलिए मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी परीक्षा के लिए, ठीक है। इसका आंसर लिखना है कि यह आश्रम मानव जीवन में सर्वश्रेष्ठ स्थान रखता है। इसे आश्रम को रीढ़ कहा जाता है। इस आश्रमों की जो आश्रम होते हैं, इसे आश्रमों के रीढ़ कहा जा सकता है। मनु ने भी आश्रम की भूरी भूरी प्रशंसा की है। वह कहता है कि जिस प्रकार प्राणवायु का आश्रय लेकर सब जीव जीते हैं, उसी प्रकार गृहस्थ का आश्रय लेकर सभी आश्रम, ठीक है, सभी आश्रम चलते हैं, ठीक है, सभी आश्रम चलते हैं। चूँकि तीनों आश्रम वाले गृहस्थ, ठीक है, गृहस्थ आश्रमी की सबसे श्रेष्ठ है। गृहस्थ आश्रम से ही ऋषि, पितर, देवता, भूत और अतिथि ये लोग अपनी संतुष्टि की आशा रखते हैं, या उन्हें भी करनी चाहिए। गृहस्थ का यह भी कर्तव्य है कि प्रतिदिन श्रद्धा करे। उसका यह भी कर्तव्य है कि वह बिना कष्ट उठाए धन संचय भी करे, ठीक है। आपको इसका मैं शॉर्ट में परिभाषा दूं तो आप लोगों को इस प्रकार कुछ लिख देना है कि जो गृहस्थ आश्रम है, ये एक प्रकार आप लोग कह सकते हैं कि जो है वो आश्रम व्यवस्था का एक भाग है, या आश्रम जो व्यवस्था है उसको 4 पार्टों में डिवाइड किया गया है। उसी में से एक गृहस्थाश्रम है, जिसमें आप लोगों को पहला तो होता है ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा होता है, ठीक है, गृहस्थाश्रम, ठीक है, और आपका तीसरा होता है, तीसरा मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ। तीसरा जो होता है, एक सेकेंड आप लोग रुक जाइए, मैं आपको तीसरा भी इन्फॉर्म कर दे रहा हूँ, ठीक है। तीसरा ध्यान नहीं आ रहा दोस्तों। जो तीसरा आश्रम होता है उसे कहते हैं वानप्रस्थ आश्रम, ठीक है, और चौथे को कहते हैं संन्यास आश्रम, ठीक है। तो कुल मिला के इसमें सिर्फ पूछा जा रहा है, ठीक है, गृहस्था यानी कि गृहस्थ आश्रम के बारे में, तो सिर्फ इसी की परिभाषा आप लोगों को देनी है। चलिए मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में, ठीक है। तो जो गृहस्थ आश्रम होता है उसमें जीवन का जो होता है वो यापन करना होता है। इसमें 25 से लेकर 50 के बीच में एक गृहस्थ आश्रम प्रारंभ हो जाता है,
और जिसमें जो विवाह के संस्कार होते हैं उससे आरंभ होता है। ठीक है, उसके बाद ये 50 वर्ष की आयु तक माना जाता है या फिर बना रहता है। यह आश्रम सच्ची कर्मभूमि है जिससे ब्रह्मचर्य आश्रम की शिक्षाओं को, ठीक है, मूर्त रूप दिया जाता है। या भोग और विलास का काल ने होकर, ठीक है, त्याग तप और कर्म का महान काल है। यह एक ऐसी साधन है जिसमें व्यक्ति अगले आश्रमों को लिए अपने तैयार करता है। ठीक है, अपने अगले आश्रमों के लिए अपने आप को तैयार करता है। ठीक है, पारिवारिक तथा सामाजिक जीवन के प्रति अपने दायित्व का निर्वाह करता है। तो बस आप लोगों को कुछ इसी प्रकार का आंसर लिख देना है गृहस्थ आश्रम में। ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, आपकी परीक्षा में आ सकता है और नहीं भी आ सकता है, इतना टॉप लेवल का नहीं लेकिन है इम्पॉर्टेंट। ठीक है, अगला प्रश्न है कि आश्रम व्यवस्था क्या है। तो आश्रम व्यवस्था के बारे में आप लोगों को लिखना है, इसकी परिभाषा लिखनी है। तो मैं आपको बता दूं कि आश्रम व्यवस्था वह व्यवस्था है जिसमें व्यक्ति अनेक कार्यात्मक स्तरों पर, ठीक है, अनेक कार्यात्मक स्तरों पर विश्राम करता है। ठीक है, विश्राम करता हुआ अपने अंतिम लक्ष्य मोक्ष की ओर बढ़ता है। ठीक है, और हिंदू आश्रम व्यवस्था पर 4 स्तरों में विभाजित किया गया है, जो कि मैंने आपको बताया ही अभी कि ब्रह्मचर्य, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। तो आप लोगों को आश्रम व्यवस्था क्या है इसके बारे में यही परिभाषा लिख देनी है कि आश्रम व्यवस्था का अर्थ उस व्यवस्था है जिसमें व्यक्ति अनेक कार्यात्मक स्तरों पर विश्राम करता हुआ, ठीक है, अपने अंतिम लक्ष्य मोक्ष की ओर बढ़ता है। बस ओके। अगला प्रश्न है कि नवजागरण के बारे में लिखिए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी परीक्षा के लिए। इसका आंसर भी आप लोगों को मैं बताऊंगा क्योंकि ये आगामी परीक्षा के लिए पूरी तरह हेल्पफुल क्वेश्चन है। तो इसका आंसर आप लोगों को इस प्रकार लिखना है कि नवजागरण से आशय ऐसे सामाजिक सांस्कृतिक आंदोलन से है जिसमें कुरीतियों को दूर करने, स्त्रियों, शूद्रों, दलितों एवं समाज के दुर्बल वर्गों की स्थिति में सुधार लाने, धार्मिक अंधविश्वास और कर्मकांड के विरुद्ध जन जागृत पैदा करने और शिक्षा का प्रसार तथा लोगों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ठीक है, एवं परानुभूति का विकास करने एवं सामाजिक अन्याय के विरुद्ध जन अभियान चलाने से संबंधित प्रयत्न सम्मिलित हैं। तो इस प्रकार आप लोगों को नवजागरण के बारे में लिखना है। फिलहाल अगर आप लोग इसका आंसर पढ़ना चाहें तो अपने सीरीज में क्वेश्चन बैंक में पढ़ लीजिएगा। ये टॉप लेवल का प्रश्न है आपकी आगामी परीक्षा के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न है कि ब्रह्मचर्य आश्रम के बारे में लिखिए। तो ब्रह्मचर्य आश्रम के बारे में लिखना है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी परीक्षा के लिए। इसका आंसर आप लोगों को इस प्रकार लिखना है कि ब्रह्मचर्य जीवन में शिष्य को गुरुकुल में रहकर अध्ययन यानी कि विद्या का अध्ययन करना होता है, यानी कि पढ़ना लिखना होता है, ठीक, करना पड़ता है। यहाँ रहकर शिष्य शरीर, चरित्र तथा कर्म की पवित्रता की ओर प्रयत्न द्वारा अग्रसर होता है। दृष्टिकोण की विशालता एवं कर्तव्य पालन का पाठ उसे यही प्राप्त होता है। जहाँ तक आयु का प्रश्न है, ठीक है, मनुस्मृति में 25 वर्ष की सीमा से कम या अधिक का उल्लेख भी प्राप्त होता है, यानी कि जीरो से लेकर 25 साल तक, सॉरी 0 से लेकर 5 तक तो अपने माता पिता के अंडर में रहता है। फिर 5 से 25 वर्ष के बीच में उसे, जो आप लोग कहते हैं नहीं कि उसको भेज दिया जाता है, कहाँ पर, गुरुकुल में, तो वहाँ पर ब्रह्मचर्य आश्रम लग जाता है। ठीक है, तो वही बताया जा रहा है यहाँ पर। तो बस आप लोगों को इसी तरह लिख देना है कि ब्रह्मचर्य में गुरुकुल में जाकर अध्ययन अध्यापन करना होता है और वहाँ के जो दिशा निर्देश हैं जो भी गुरु के द्वारा बताए जाते हैं उसे शिष्य को अपने विचार के हिसाब से उसको इतने योग्य बनाया जाता है कि वो सभी विचार को समझ सके और वो अपना अध्ययन अध्यापन जो शिक्षा दीक्षा है वो प्राप्त कर सके। ठीक है, तो यही है ब्रह्मचर्य आश्रम में। बस इतना ही लिखना है क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है नहीं, शॉर्ट है, बस 50 शब्दों में लिखना। ठीक है, बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यही है कि जात व्यवस्था क्या है। चलिए इसके बारे में जानते हैं। आंसर में लिखना है कि भारतीय सामाजिक संस्थाओं में ध्यान दीजिएगा, भारतीय सामाजिक संस्थाओं में जात व्यवस्था का महत्वपूर्ण स्थान है या फिर आप कह सकते हैं उच्च स्थान है। भारत में सामाजिक अस्त्रीकरण की एक प्रमुख व्यवस्था के रूप में आरंभ में वर्ण व्यवस्था पाई जाती थी। ध्यान दीजिएगा, पहले वर्ण व्यवस्था पाई जाती थी। कालांतर में इसका स्थान जात व्यवस्था ने ले लिया। ध्यान दीजिएगा, कालांतर में इसका स्थान जो है वो जात व्यवस्था ने ले लिया। सामाजिक अस्त्रीकरण एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें समाज को अनेक स्तरों में इस प्रकार विभाजित कर दिया जाता है कि प्रत्येक व्यवस्था व्यक्ति एवं समूह के कर्तव्य तथा अधिकार अन्य व्यक्तियों और समूह की तुलना में स्पष्ट दिखाई देते हैं। तो ये रही जात व्यवस्था के बारे में उसका संक्षिप्त में परिचय। ठीक है, 85 शब्दों में लिखना है आंसर।
अगला प्रश्न है कि ऐतिहासिक भौतिकवाद के बारे में लिखिए। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर मैं आपको बताऊंगा। आंसर में लिखना है कि ठीक है, कार्ल मार्क्स ने अपने समाज, कार्ल मार्क्स जो हैं एक आप लोग कह सकते हैं इतिहासकारक हैं या फिर आप लोग कह सकते हैं समाजशास्त्री हैं, जिनका इस प्रकार नाम है कार्ल, ठीक है, कार्ल मार्क्स, ठीक है, ओके। तो कार्ल मार्क्स ने अपने समाज तथा इतिहास के सिद्धांत को ऐतिहासिक भौतिकवाद का नाम दिया, ठीक है। इन्होंने अपने समाज तथा इतिहास के सिद्धांत को ऐतिहासिक भौतिकवाद का नाम दिया। इन्होंने इतिहास की भौतिकवादी की व्याख्या प्रस्तुत की है। ऐतिहासिक भौतिकवाद का अर्थ है इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या, अर्थात इतिहास की आर्थिक व्याख्या, ओके। तो अगला प्रश्न ये है कि वर्ण व्यवस्था के सामाजिक आधार बताइए। तो आपको नंबर 1 पे लिख देना है कि अनुलोम विवाह पर आधारित। दूसरा आप लोगों को लिख देना है गुणात्मक प्रेरणा का स्रोत। तीसरा लिख देना है व्यवसाय का आंशिक स्वरूप। और चौथा आप लोगों को लिख देना है गुण तथा स्वभाव पर आधारित। बस 4 लिख दीजिएगा, नंबर पूरे मिल जाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है कि दुर्खिम की प्रमुख कृतियाँ कौन कौन सी हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1 जो इनकी प्रमुख कृतियाँ है वो है नैतिक शिक्षा, याद रखिएगा, नैतिक शिक्षा। दूसरी जो इनकी है प्रमुख रचना, जो प्रमुख कृतियाँ आप लोग कह सकते हैं, दूसरी जो है वो है समाजवाद। तीसरी है समाजशास्त्र और संत साइमन। और चौथी इनकी जो है वो है व्यवहारवाद एवं समाजशास्त्र। पांचवी जो इनकी है वो है धार्मिक जीवन के प्रारंभिक रूप। बस आपको इतने ही लिख देनी है, पूरे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। 4-5 लिख दीजिएगा बस, ओके। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि सर्वोदय के बारे में लिखिए। चलिए इसका परिभाषा जानते हैं। तो इसका आंसर आपको लिखना है कि सबका विकास अथवा सबका उदय ही सर्वोदय है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सबका विकास तथा सबका उदय ही सर्वोदय है। गांधी जी का सर्वोदय सिद्धांत बहुजन हिताय एवं बहुजन सुखाय पर आधारित है, अर्थात अधिक लोगों का हित और अधिक लोगों को सुख पहुंचाना ही सर्वोदय का मुख्य उद्देश्य है। गांधी जी के सर्वोदय सिद्धांत का उद्देश्य स्वतंत्र देशवासियों को प्रगढ़ निद्रा से उठाकर कर्मपथ पर लगाना था, आत्मनिर्भर बनाना था, अनुशासन में लाना था, नैतिक नियमों का परिपालन, ठीक है, परिपालन कराना था एवं कठोर श्रम करके, ठीक है, कर्मण्य बनाना था। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो गांधी जी ने जो है उनके ये विचार थे, ठीक है। तो यही है इसकी परिभाषा सर्वोदय के बारे में, सिंपल सी, ठीक है, यही लिख दीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि मैक्स वेबर की प्रमुख कृतियाँ का नाम बताइए। चलिए इसका भी आंसर जानते हैं। तो मैक्स वेबर की जो प्रमुख कृति है, पहला आप लोग लिखिएगा नंबर 1 पे, वो है दी रिलीज ऑफ चाइना। दूसरी है दी रिलीज ऑफ इंडिया, ठीक है। और आप लोगों को जो तीसरी लिखनी है वो है जर्नल इकोनॉमी हिस्ट्री, ठीक है। और चौथी आप लोगों को लिख देनी है जो वो है, ठीक है, दी सोशोलॉजी ऑफ रिलीजन। और पांचवी लिख देना है इकोनॉमी एंड सोसाइटी। बस 5 लिख दीजिएगा, पूरे नंबर मिल जाएंगे, ओके। अगला प्रश्न है कि समाजशास्त्र की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके बारे में लिखिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, चलिए इसके बारे में जानते हैं, ठीक है। तो समाजशास्त्र की उत्पत्ति कैसी हुई, इसके कई मतभेद हैं और इसको भारत में समाजशास्त्र के विकास को निम्न 3 युगों में बांटा गया है। पहला है प्राचीन भारत में समाजशास्त्र का विकास, भारतीय ग्रंथों, वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, गीता, ठीक है, स्मृतियाँ आदि में सामाजिक चिंतन। दूसरा है भारत में समाजशास्त्र का औपचारिक प्रतिस्थापन युग, इसमें है 1914 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक का समय, जिसमें सर्वप्रथम 1914 में बम्बई विश्वविद्यालय में स्नातक स्तर पर समाजशास्त्र का अध्ययन प्रारंभ हुआ, ठीक है। तीसरा है स्वतंत्र भारत में समाजशास्त्र का व्यापक प्रसार युग, 1947 ईस्वी में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात का युग। विभिन्न विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग की स्थापना तथा शोध संस्थानों में शोध कार्य किए जा रहे हैं। इनमें इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस आगरा, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, ठीक है, साइंसेज मुंबई, जेके इंस्टीट्यूट ऑफ सोशोलॉजी एंड सोशल वर्क्स लखनऊ, आईआईटी कानपुर प्रमुख। तो ये सारे हैं जो कि समाजशास्त्र की उत्पत्ति के जो भाग जो डिवाइड किए गए हैं, 3 युग भी डिवाइड किए गए हैं, उनके बारे में जानकारी, ठीक है, समझ में आ गया। अगला प्रश्न है कि क्रांति की प्रमुख कृतियाँ कौन बताइए। सॉरी, ये जो क्वेश्चन है वो टाइप करने में थोड़ा मिस हो गया है, तो क्रांति नहीं, यहाँ पर है क्राम्प्ट, ध्यान दीजिएगा, क्राम्प्ट की प्रमुख कृतियों के नाम। नंबर 1 है, ठीक है, पॉजिटिव फिलॉसफी 1830 से 1842। दूसरी है पॉजिटिव पॉलिटी
1851 से 1854। तीसरी है, आप लोगों को लिख देना है, ठीक है, कैचविक्स ऑफ पॉजिटिविज्म 1852 आदि। बस आपको 2-3 लिख देनी है, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये रहे क्राम्ट की प्रमुख कृतियाँ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि स्पेंसर की प्रमुख कृतियों के नाम लिखिए। चलिए इसकी हम प्रमुख कृतियाँ जानते हैं। पहला आप लोगों को लिख देना है कि मानव विज्ञान सिद्धांत, ध्यान दीजिएगा, पहला लिख देना है मानव विज्ञान सिद्धांत 1870 से 1872। दूसरी आप लोगों को लिख देना है समाजशास्त्र का अध्ययन 1873। तीसरी आप लोगों को लिख देना है इसमें, ठीक है, प्रथम सिद्धांत, ओके, जो कि 1863 में, ओके। अगली आप लोगों को लिख देना है समाजशास्त्र, ठीक है, समाजशास्त्र के सिद्धांत फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, जो कि इसमें 3 है सिद्धांत, ठीक है, 3 सिद्धांत है समाजशास्त्र के। तो पहला है फर्स्ट जो कि 1876, दूसरा है सेकेंड जो कि है 1879 और तीसरा यानी कि थर्ड 1896। तो ये हैं 3 प्रमुख कृतियाँ, यानी कि हैं तो इसमें समाजशास्त्र के सिद्धांत के 3 जो पार्ट हैं उनके सन और जो जिस सन में वो प्रकाशित हुई, आप लोग कह सकते हैं जो एक कृतियाँ हैं उनके सन, ठीक है। और नीति के सिद्धांत भी है और इनकी प्राणी शास्त्र के सिद्धांत हैं, प्राणी जो प्राणी है, ठीक है, शास्त्र के सिद्धांत भी है। और मैंने आपको ये भी बताया है ठीक है, इकोनॉमिस्ट नामक साप्ताहिक पत्रिका है जो कि 1848 में प्रकाशित हुई। इन जो सारे क्वेश्चन मैंने आपको आंसर बताया, इनका एक बार आप लोग अपनी सीरीज में भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि फ्रांस की क्रांति के बारे में बताइए। तो फ्रांस की क्रांति के बारे में चलिए आप लोगों को थोड़ा समझाते हैं। फ्रांस की क्रांति विश्व के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटना है। यह क्रांति मानव समाज की प्रगति में एक ऐसा परिवर्तन बिंदु है जिससे राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में नए युग का सूत्रपात्र हुआ। इस व्यवस्था ने निरंकुश राजतंत्र तथा ठीक है विशेष अधिकारों को समाप्त करके स्वतंत्रता, समानता एवं प्रजातंत्र की स्थापना की। बस इतना ही आप लोगों को लिख देना, पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है कि औद्योगिक क्रांति के बारे में लिखना है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी परीक्षा के लिए। तो औद्योगिक क्रांति के बारे में चलिए थोड़ा मैं आपको बता दे रहा हूँ। इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, जब भी आपकी परीक्षा होगी ये इस तरह के क्वेश्चन आपको आगामी परीक्षा में देखने को मिलते हैं। इसका आंसर आप लोगों को लिख देना है इसमें कि औद्योगिक क्रांति से पूर्व यूरोप एक कृषि प्रधान महाद्वीप था तथा यहाँ, ठीक है, सामंती व्यवस्था का दबदबा था। कृषि प्रमुख कार्य था। भूमि के स्वामी राजा या सामंत थे जो मनमाने लगान पर कृषकों को कृषि के लिए भूमि देते थे। किसानों से बिगाड़ ले जाती थी, ठीक है, तथा उनकी आर्थिक दशा खराब थी। मनुष्य के उपभोग की वस्तुओं की संख्या कमी थी, जो उनकी संख्या थी वो कमी थी, जो कि लोगों की यूज की थी, ठीक है। उत्पादन गृह उद्योगों द्वारा ही होता था, ठीक है। सामंती व्यवस्था में सर्व साधारण को राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक आधार पर अधिकार प्राप्त नहीं थे, ठीक है। ये सारी चीज़ें थी जो कि औद्योगिक क्रांति की हैं। ये आप लोगों को लिख देनी है, ये आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। इस प्रकार आंसर ले दीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है वर्ग संघर्ष के बारे में लिखना है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका भी मैं आपको थोड़ा आंसर बता दे रहा हूँ, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब भी आपकी परीक्षा होगी इस तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो चलिए वर्ग, तो मार्क्स ने अपने, ठीक है, कम्युनिस्ट घोषणा पत्र में यह स्पष्ट किया है कि अब तक के समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। इसका तात्पर्य यह है कि ऐसे समाज की कमी नहीं थी जो पूर्णतः वर्ग विहीन हो। सदियों से समाज में शोषित और शोषक दो वर्ग विद्यमान रहे हैं। शोषक वर्ग का अत्याचार जब असहनीय हो जाता था तब शोषित वर्ग, ठीक है, संगठित होकर विद्रोह करता था। तो बस आप लोगों को कुछ इस प्रकार इसका आंसर लिख देना है, पूरे नंबर मिल जाएंगे, ज़्यादा लॉन्ग में नहीं जाना, ठीक है। बढ़ेंगे अब हम लघु उत्तरीय प्रश्नों की ओर, जो कि आपकी परीक्षा के लिए पूरी तरह हेल्पफुल हैं। इनमें हम आपको बताएंगे कौन से प्रश्न टॉप लेवल के हैं, कौन सी परीक्षा में आपके हाई चांस है आने के लिए, क्योंकि इन सारे क्वेश्चनों का आंसर देना पॉसिबल नहीं है। आज लघु उत्तरीय थे उसका आंसर मैंने दे दिया, लेकिन ये बहुत लंबी वीडियो इस तरह बनेगी, तो मैं आपको बता देना कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, कौन से आपको परीक्षा में पढ़ के जाने हैं प्रश्न, ठीक है। पहला प्रश्न है कि वर्ण व्यवस्था का आधार जन्म नहीं कर्म है, व्याख्या कीजिए। टॉप लेवल का प्रश्न है, आगामी परीक्षा के लिए याद रखिएगा, पढ़ लीजिएगा इसका आंसर। औद्योगिक क्रांति के बारे में मैंने अभी प्रश्न पढ़ा ही है, उससे ही जुड़ा क्वेश्चन ये भी, इसको भी पढ़ लीजिएगा। टॉप लेवल का तो नहीं लेकिन आ सकता है आपकी परीक्षा में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी टॉप लेवल का क्वेश्चन आगामी परीक्षा के लिए भी आपकी परीक्षा में आ सकता है, क्योंकि सारे क्वेश्चन में टॉप ही लेवल के रखे हैं, कोई इसमें छाड़ के ही रखे हैं। ये भी प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए टॉप लेवल का, इसका भी आंसर आप लोग पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न जो है वो फ्रांसीसी क्रांति से जुड़ा है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, आप लोग पढ़ सकते हैं, जरूर इग्नोर भी कर सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है कि 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के मुख्य कारण को बताइए। कई बार पूछा गया, हो सकता है इस बार आए, ना भी आ सकता है, तो आप लोग के ऊपर है, पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, अदरवाइज इग्नोर भी कर सकते हैं। मैं क्वेश्चन आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। अगला प्रश्न है
यहाँ पर अहम होना चाहिए, ठीक है। अहमवादी आत्महत्या पर टिप्पणी लिखिए, ठीक है, इसको इग्नोर कर दीजिए। अगला प्रश्न है फ्रांसीसी क्रांति के परिणामों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए, ये पढ़ लीजिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगला जो क्वेश्चन टॉप लेवल का है, वर्ण व्यवस्था पर एक संक्षिप्त निबंध लिखिए, टॉप लेवल का है। अगला प्रश्न है, ठीक है, वानप्रस्थ आश्रम की व्याख्या कीजिए, ये भी टॉप लेवल का है परीक्षा के लिए, इसका भी आंसर पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न जो आपको देखने को मिल रहा है वो है दीर्घ उत्तरीय का। तो जो मैंने लघु उत्तरीय के बताए क्वेश्चन, इनमें जो मैंने टॉप लेवल के बताए हैं, इनको आंसर जरूर पढ़िएगा, ठीक है, आपको काफ़ी मदद मिलेगी आपकी परीक्षा में, ठीक है। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखते हैं कौन से इसमें इंपॉर्टेंट है। पहला प्रश्न है कि आश्रम व्यवस्था क्या है, इसके समाजशास्त्र के महत्व की विवेचना कीजिए, ये भी टॉप लेवल का प्रश्न है आगामी परीक्षा के लिए, ओके। अगला जो प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है वो है कि क्रांति द्वारा प्रस्तुत प्रत्यक्षवाद की अवधारणा की विवेचना कीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, टॉप लेवल का है परीक्षा के लिए, ठीक है, आ सकता है आपके लिए। अगला प्रश्न ये भी टॉप लेवल का है, कार्ल मार्क्स से जुड़ा ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा में देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है दुर्खिम से भी जुड़ा क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आएगा, ये भी ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है डॉक्टर अंबेडकर के सामाजिक विचारों का वर्णन कीजिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस भी क्वेश्चन के आने के चांस हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में समाजशास्त्रीय विचारधारा का विकास का वर्णन कीजिए, ये भी टॉप कैटेगरी का ही क्वेश्चन है, इसका भी पेपर में आपके आने के चांस हैं हाई, ठीक है, ओके। तो ये जो सारे क्वेश्चन मैं दीर्घ उत्तरीय बताएं, इसमें से जो मैंने टॉप लेवल के बताएं, फिलहाल सारे क्वेश्चन का आंसर पढ़ लेंगे तो आपको 2 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं जिनका आंसर, देखिए क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं 4 से 5, लेकिन आंसर सिर्फ आप लोगों को 2 ही का देना होता है दीर्घ उत्तरीय में, ठीक है। तो इसमें से पक्का फंस जाएगा एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन, ठीक है, जो भी आपकी परीक्षा में आएंगे। तो इन सारे क्वेश्चनों का आंसर एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा और बाद में आप लोगों को वहाँ तो बना के ही लिखना है। जो क्वेश्चन का आंसर आप पढ़ के जाएंगे वो आप लोग वहाँ पर लिख नहीं पाएंगे, लेकिन समझ जाएंगे हेडिंग तो आप लोग आगे बना के लिख लेंगे। तो आई होप पूरे क्वेश्चन जो मैंने मॉडल पेपर पूरा तैयार किया था वो आपको अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पे पहली बार तो सब्सक्राइब करिएगा। और भी कौन से सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर इसी तरह का चाहिए कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।